हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल सक्सेस गाइडेंस। तो आज हम इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, कंट्रोलिंग। इसमें आपको मैं पहले करा चुकी हूँ, कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का एक पार्ट है। तो पहले हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। जो कंट्रोलिंग है वो मैनेजमेंट के पार्ट से आप सीखेंगे। वहाँ से एक पैराग्राफ है, वो लर्न करने के बाद पहले इंट्रोडक्शन में आप कंट्रोलिंग का वो लिखेंगे। उसके बाद आते हैं 3 कंपोनेंट्स, 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन कंट्रोलिंग। तो अब हम समझते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनसे हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं। कंट्रोलिंग इज मेनली अबाउट इवैल्यूएशन। तो क्या करेंगे हम? इवैल्यूएटिंग द लर्निंग सिस्टम। हम इवैल्यूएट करेंगे कि लर्निंग सिस्टम हमारा कैसा रहा है, ठीक है। तो पहले हम मेजर करेंगे लर्निंग को कि कितनी लर्निंग कितनी हुई है, हमने जिस एम तक हम पहुंचना चाहते थे वहाँ तक लर्निंग हुई है या नहीं। फिर हम मैनेजिंग बाय लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, फिर हम उसको मैनेज करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे। अगर आपको मैनिपुलेशन रिक्वायर्ड है तो आप उसमें मैनिपुलेट करेंगे, उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है। अगर आपका लर्निंग सही जा रहा है, स्मूथ जा रहा है, तो हम उसको मैनेज ऐसे ही रहने देंगे। अब आता है मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन का मीनिंग क्या होता है? इवैल्यूएशन का मीनिंग आप 2 लाइन में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इवैल्यूएशन एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, इवैल्यूएशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ठीक है। इवैल्यूएशन एक डिस्क्रिप्टिव प्रोसेस होता है। तो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं? क्या एक इवैल्यूएशन, देखो इवैल्यूएशन का मीनिंग जो है वो हर लाइफ की हर एक फील्ड में अप्लाई होता है। जैसे एक गार्डनर है, वो इवैल्यूएशन करेगा कि प्लांट को उसने जब सीडिंग करी है, जब उसने उसको बोया है, उसके बाद उसका जो पानी देगा, उसको वाटरिंग करेगा, फिर उसके बाद उसको देखेगा कि कितनी जल्दी से वो बढ़ रहा है या कितनी देरी से बढ़ रहा है, उसका इवैल्यूएशन करता रहेगा। ऐसे ही टीचर है, टीचर क्या करेगा? एक स्टूडेंट को एक लेसन पढ़ाएगा, उसके लेसन के बाद उसको देखेगा कि उसने कितना लर्न किया है, उसका इवैल्यूएट करेगा। हर एक स्टेप पे इवैल्यूएशन होता है। इवैल्यूएशन इज़ नॉट अ मतलब इमीडिएट प्रोसेस नहीं होता। इवैल्यूएशन एक लॉन्ग प्रोसेस होता है जिसमें हम उसकी हर एक स्टेप को मेज़र करते हैं। तो लर्निंग में टीचर जो है बच्चे के हर एक स्टेप को मेज़र करेगा कि वो हर एक स्टेप पे कितना सीख रहा है। अगर वहाँ नहीं सीख रहा तो उसमें क्या मॉडिफिकेशन करे जा सकते हैं। एक डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर के पास अगर कोई पेशेंट आया तो उसको वो इवैल्यूएट करेगा, बाय मेडिसिन देगा उसको। पहले तो उसका क्योर करने की कोशिश करेगा उसको, फिर उसको देखेगा कि कहाँ कमी आ रही है, क्यों क्योरिंग नहीं हो पा रही। तो उसके बाद ये डॉक्टर भी क्या है, एक लॉन्ग मतलब इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। ये इवैल्यूएशन एक दिन में या 1 मिनट में नहीं हो जाता, इमीडिएट प्रोसेस नहीं है, इट इज़ लॉन्ग प्रोसेस। तो अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन पढ़ते हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ठीक है। ये एक सोशल प्रोसेस भी है। जैसे आपने देखा कि ये हर एक फील्ड में अप्लाई होता है, तो एक सोशल प्रोसेस है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म तक चलता है। कोऑपरेटिव प्रोसेस है और डिसिसिव प्रोसेस है, ठीक है जी। अभी आप चलते हैं 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन इवैल्यूएशन। तो आप इवैल्यूएशन के कोई 3 स्टेप्स हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि कितना इवैल्यूएट हुआ है। तो फॉर्मुलेशन एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले आपको ये दिखाना है कि आपका एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन क्या है। फिर क्रिएटिंग एप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंस थ्रू एजुकेशनल एक्टिविटीज़। फिर आपको एक लर्निंग एक्सपीरियंस क्रिएट करना है अपनी एक्टिविटीज़, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ अप्लाई करके, ठीक है जी। फिर आपको इवैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर चेंजेस। फिर आपको इवैल्यूएशन करना है किस बेसिस पे? बिहेवियर चेंजेस पे, कि एक स्टूडेंट के अंदर कितना बिहेवियर चेंज हुआ है। अगर आपने उसको कोई लेसन या वैल्यूज़ पढ़ाने की कोशिश करी है तो उसके अंदर कितना चेंजेस आए हैं। तो अभी हम इसको आगे समझते हैं कि फॉर्मुलेशन एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो फॉर्मुलेशन एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, उसके लिए हमें 5 पॉइंट्स माइंड में रखने पड़ते हैं। कौन कौन से? एक तो जो हमारी टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमें ऐसे बनाने चाहिए जो बच्चे के इंटरेस्ट, उसके एटीट्यूड, उसकी टेंडेंसी, उसकी एबिलिटीज़ या नीड, उसकी फिजिकल नीड हो सकती है, मेंटल नीड हो सकती है, ठीक है, इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ प्यूपल्स। तो क्या सारा किस पे डिपेंड करता है? इन प्यूपल्स पे या फिर इन स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है। हम इनके एटीट्यूड के अकॉर्डिंग, इनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टेंडेंसी देखेंगे, उसकी एबिलिटी देखेंगे, इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग हम अपना टीचिंग ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे। फिर दूसरा क्या होता है? सोशल नीड्स एंड आइडियल्स। हम बच्चे का सोशल नीड देखेंगे और उसके आइडियल्स देखेंगे, ठीक है। नेचर एंड एरिया ऑफ कंसेप्ट। तो अब हम कोई कंसेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं, कोई कंटेंट पढ़ाने जा रहे हैं उनको, तो उसका नेचर देखेंगे और उसका एरिया देखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग कुछ और पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, तो जो वैल्यूएबल नहीं होगा। फिर 4th वाला क्या है आपका? टेक केयर ऑफ नर्सरी, प्राइमरी, मिडिल एंड हाई लेवल ऑफ एजुकेशनल बाय डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। देखो ये नेचर और एरिया जो है ये मेनली इसको एक्सप्लेन कर रहा है। कैसे? कि आपको ये देखना है कि नर्सरी क्लास का बच्चा है या प्राइमरी का है, मिडिल का है या हाई लेवल का है, ठीक है। जिस अकॉर्डिंग हमें कंटेंट देना है, जितना एरिया हमें कंटेंट का देना है, वो हमें क्या देखना पड़ेगा? उसके लिए हमें
कि नर्सरी का है, प्राइमरी का है, मिडिल का है या हायर एजुकेशन का है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमें अपने ऑब्जेक्ट्स डिटरमाइन करने पड़ेंगे। हैविंग नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, और सबसे मेनली बात है कि आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये 5 पॉइंट्स हैं कि हम कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे हम अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को रखेंगे। अभी आता है सेकंड वाला आपका, क्रिएटिंग एप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंस थ्रू एजुकेशनल एक्टिविटीज़। तो अभी आपको एक्टिविटीज़ आपको एक लर्निंग एक्सपीरियंस क्रिएट करना है एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो कैसे करेंगे आप? तो लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए? एक तो डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए कि बच्चे से डायरेक्टली रिलेट करें, ठीक है। मीनिंगफुल होना चाहिए, सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए। ऐसा नहीं आप कुछ भी पढ़ाए जा रहे हैं, मीनिंगफुल है नहीं। अब आप छोटे नर्सरी क्लास के बच्चों को एरोप्लेन बनाना उड़ाना सिखा रहे हैं, ठीक है, तो वो तो मीनिंगफुल लेस हो जाएगा ना। उसको कुछ भी नहीं पता है, वो उसको तोड़ फोड़ देगा, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ऑफ पीपल, इंटरेस्ट ऑफ पीपल्स के अकॉर्डिंग मेनली बात वही है, वही जो ऑब्जेक्टिव्स में आती है, यही उनके हम एक लर्निंग जब एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हैं तब भी हमें यही ध्यान रखना पड़ता है। शुड बी एडिक्वेट, प्रॉपर होना चाहिए। शुड बी अकॉर्डिंग टू मैच्योरिटी ऑफ पीपल्स, वही बात मैच्योरिटी ऑफ पीपल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स किस पे डिपेंड करते हैं? मेनली मैच्योरिटी ऑफ पीपल्स पे, कि बच्चा कितना बड़ा है, कितना मैच्योर है, आप उसको क्या किस एरिया का एक्सपीरियंस है, किस एरिया का कंटेंट देना चाहते हैं। ओके, अभी आपके नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, evaluation on the basis of behavioral changes. This is most important topic. कैसे? क्योंकि ये जो है आपका इस क्वेश्चन में भी आ जाएगा, और जो BS ब्लूम का है, BS ब्लूम का जो टेक्सोनॉमी है, अगर उसको एक्सप्लेन करने के लिए आए तो उसमें भी आप यही लॉन्ग क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्योंकि यही मैटर है जो आप BS ब्लूम के टेक्सोनॉमी में भी लिख सकते हैं। चलो अभी हम शुरू करते हैं इसको। कॉग्निटिव, अफेक्टिव, कॉग्निटिव, इसके 3 डोमेन होते हैं। किसके? आपकी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के 3 डोमेन है। तो इसके ये जो आपको मैं अभी बताने जा रही हूँ ना, इवोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियरल चेंजेस, तो इसको हम इसमें भी लिख सकते हैं, दोबारा बता रही हूँ। और ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसमें भी लिख सकते हैं। ये आपका 2 जगह काम करेगा, एक आपका तीसरी जगह और काम करेगा, जो आपकी फिजिकल साइंस की पेडागोजी है, उसमें भी आपसे पूछा गया है कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी कैसे डिपेंड करती है, ठीक है। तो उसमें भी आप ये लिख सकते हैं, पर उसमें आपको साइंस का एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा। तो अभी हम शुरू करते हैं। कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं इसके? कॉग्निटिव, अफेक्टिव, कॉग्निटिव, ठीक है जी। कॉग्निटिव में क्या होता है? कॉग्निटिव इज टोटली डिपेंड्स या रिलेटेड टू हेड, ठीक है जी। इट इज़ रिलेटेड टू माइंड। फिर अफेक्टिव, अफेक्टिव लर्निंग इज रिलेटेड टू हर्ट, हर्ट मतलब हमारे इनर इमोशंस पे डिपेंड करती है। कॉग्निटिव, कॉग्निटिव इज रिलेटेड टू हैंड और एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है। तो अभी BS ब्लूम जी ने क्या कहा था, 1956 में इन्होंने ये दिया था कॉग्निटिव का टेक्सोनॉमी, ठीक है। इसमें इसके 6 स्टेप्स हैं। 6 स्टेप्स हैं, कौन कौन से हैं? नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवोल्यूशन। आपको ये 6 के 6 पॉइंट एक लाइन से याद करने हैं, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये सीढ़ियाँ हैं। पहली सीढ़ी आप नॉलेज की चढ़ोगे, फिर आप अंडरस्टैंडिंग, फिर एप्लीकेशन की, फिर एनालिसिस करोगे, फिर सिंथेसिस करोगे और फिर इवोल्यूशन करोगे। तो आप इसको मिस ऑर्डर नहीं कर सकते, ठीक है। जैसा लिखा हुआ है वैसे ही प्रॉपर ऑर्डर में लिखोगे। तो अभी आपको पढ़ना है कौन सा? अफेक्टिव। अफेक्टिव के कौन कौन से 6 स्टेप्स हैं? मेनली इसके 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। 6 स्टेप अभी बता देती हूँ कैसे 5 स्टेप होते हैं। रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, कंसेप्चुलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टर फॉर्मेशन। ये जो कंसेप्चुलाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसको 1 पॉइंट मान लिया गया है, तो इसलिए अब ये 5 पॉइंट्स हैं। अभी आता है आपका सिम्पसन। सिम्पसन ने कौन कौन से दिए हैं? इम्पल्शन, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, नेचुरलाइजेशन, हैबिट फॉर्मेशन, ठीक है। ये किसके हैं? ये हैंड एक्सपीरियंस के हैं, कि हमें एक्सपीरियंस किन किन के थ्रू होगा। तो पहले हम इम्पल्शन करेंगे, फिर हम मैनिपुलेट करेंगे, फिर कंट्रोल करना सीखेंगे, फिर कोऑर्डिनेशन करेंगे, फिर नेचुरलाइजेशन करेंगे, फिर वो हमारी हैबिट फॉर्म हो जाएगी। तो ये सब एक स्टेप्स हैं, रिलेटेड हैं। तो इसको हम साइकोमोटर डोमेन भी कहते हैं, इसको कॉग्निटिव को हम साइकोमोटर डोमेन भी कहते हैं। ये सिम्पसन ने दिया था। जब अगर आपसे पूछा जाए कि ये कॉग्निटिव डोमेन को किसने एक्सप्लेन करा है, तो सिम्पसन ने किया है। अगर आपसे पूछा जाए अफेक्टिव कॉग्निटिव को किसने एक्सप्लेन करा है, तो आप देख सकते हैं अफेक्टिव को एक्सप्लेन करा है ब्लूम, मसीहा, कार्थवॉल, और कॉग्निटिव को आपका करा है BS ब्लूम जी ने, ठीक है, 1956 में। अब आ जाता है इनको एक्सप्लेन में, ठीक है। आप चाहें तो उसमें इतना ही छोड़ सकते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन चल रहा है कौन सा कंट्रोलिंग वाला, उसमें यहाँ तक आप छोड़ सकते हैं, इनफ होगा। लेकिन अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो मैं उसके लिए आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो नॉलेज में क्या क्या आता है? नॉलेज में आता है आपका रिकॉल, टू डिफाइन, टू स्टेट या प्रिपेयर लिस्ट। नॉलेज के लिए नॉलेज इज क्या होती है नॉलेज की? नॉलेज में हमें सिर्फ डेफिनेशन समझाई गई है, डिफाइन करा गया अभी हमें कोई
डेफिनेशन को स्टेट किया गया है, ठीक है, कोई लिस्ट प्रिपेयर करी गई है। कंप्रीहेंशन में क्या होता है, जब उसको ट्रांसलेट कर दें हम या फिर उसमें एक्सप्लेन कर दें, इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, उसका कंप्रीहेंशन कहेंगे। एप्लीकेशन, हम जब उसको कहीं अप्लाई कर दें, कंप्यूट कर दें या फिर उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर दें किसी भी चीज़ को। एनालिसिस, एनालिसिस क्या होता है, जब हम उसको डिवाइड करें, उसका सेपरेशन करें या फिर उसको कंपेयर करना सीख जाएं तो इसको क्या कहते हैं, एनालिसिस। सिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, आप उसको समराइज़ करने लग जाते हैं, डिस्कशन करने लग जाते हैं उन टॉपिक्स के ऊपर और जर्नलाइज करने लग जाते हैं उसके प्रिंसिपल को। इवोल्यूशन में क्या होता है, इवोल्यूशन में आप अब मेन लास्ट है स्टेप इसका, तो इसमें क्या करते हैं, आप डिसीजन लेते हैं टू आइडेंटिफाई टू क्रिटिसाइज। तो क्रिटिसाइज करने लायक आप तभी होंगे जब आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी, या डिसीजन लेने की जो एबिलिटी है आप में वो तभी आएगी जब आप सारे स्टेप्स के थ्रू निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये इवोल्यूशन होता है। ओके, अब चलते हैं आपके अफेक्टिव डोमेन पे। तो अफेक्टिव डोमेन में क्या है, अफेक्टिव डोमेन में क्या है, लिसन, एक्सेप्ट और सेलेक्ट। सबसे पहले रिसीविंग कर रहे हैं आप, तो रिसीव क्या कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को सुन रहे हैं, किसी चीज़ को सेलेक्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। रेस्पॉन्ड, उसके अब जो आपने रिसीव किया है उसके रेस्पॉन्ड कर रहे हैं आप, उसको आंसर दे रहे हैं, कोई आंसर देंगे आप उसको, फिर उसको टू लिस्ट करेंगे, टू डेवलप करेंगे। वैल्यूइंग, अब इन सब चीज़ों में जो आपको मिल रहा था वैल्यूइंग, उस चीज़ को आप वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे, उनसे इन्फ्लुएंस होंगे या फिर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, फिर उसको इंक्रीज़ करेंगे अपने अंदर, ठीक है। कंसेप्चुलाइजेशन, कंसेप्चुलाइजेशन क्या प्रोसेस है कि आप उस पर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो अब आपको डिफ्रेंशिएट करेंगे आप उसमें, फिर उसको कंपेराइज करेंगे, टू रिलेट, किसी चीज़ से रिलेट करके देखेंगे। तो ये क्या होता है आपका कंसेप्चुलाइजेशन। कंसेप्चुलाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन थोड़े सिमिलर ही हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, टू कोरिलेट, टू जज और टू फॉर्म, ठीक है जी, सेम है। अब आता है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन में क्या होता है, आप उसको रिवाइज करेंगे बाद में जो आपने शुरू किया था, टू एक्सेप्ट करेंगे और बाद में इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट मतलब उसको एक समराइज करके समझेंगे, ठीक है। अब आती है आपकी साइकोमोटर स्किल्स। तो साइकोमोटर स्किल्स में आपको क्या क्या चाहिए, साइकोमोटर स्किल्स में आपका परसेप्शन होना चाहिए, सेट, गाइडेड रेस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कम्प्लेक्स ओवर्ट रेस्पॉन्स। तो इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं, इसके मेन पॉइंट्स हैं इम्पल्शन, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, नेचुरलाइजेशन, हैबिट फॉर्मेशन। कहने का मतलब ये हमारे एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। जैसे आपको कुछ सीखना है, हैंड स्किल्स पे कुछ बनाना है आपको, या फिर आपको कोई चीज़ करके सीखनी है, तो आप क्या करेंगे, उसमें पहले उसका इम्पल्शन होगा, ठीक है, फिर उसको आप मैनिपुलेट करेंगे, फिर वो आपके कंट्रोल आएगा, आपके माइंड पे कंट्रोल आएगा उस चीज़ का। फिर आप कोऑर्डिनेशन करना सीखेंगे, अगर उसमें 2-3 चीज़ों का प्रयोग हो रहा है जैसे हाथों का और आँखों का, तो आप उन दोनों चीज़ों पे कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन करना सीखेंगे। फिर उसका नेचुरलाइजेशन हो जाएगा, कहने का मतलब वो एक हैबिट में आ जाएगा, आपकी नेचुरलाइजेशन हो जाएगा, फिर उसको एक हैबिट बन जाएगी। तो ये क्या है आपका मैनिपुलेशन है, वो आपका क्या है, ये साइकोमोटर स्किल्स हैं, या फिर इसको क्या कहते हैं, कॉग्निटिव डोमेन। तो ये इसमें आप एक साइकिल चलाने से सीख सकते हैं, क्योंकि आपको क्या सीखनी है, आपको कोई स्किल सीखनी है, तो आप पहले आप उसका इम्पल्शन करेंगे, साइकिल को देखेंगे, फिर मैनिपुलेट करेंगे अपने माइंड को, फिर वो कंट्रोल करना सीखेंगे आप उस पर बैलेंसिंग, फिर कोऑर्डिनेशन करेंगे आइज़, हैंड और अपने पैर के मूवमेंट का, फिर उसका नेचुरलाइजेशन हो जाएगा, आप चलाते रहेंगे, तो ड्रिल हो जाता है, एक तरह से ड्रिल वाला सिस्टम है। फिर हैबिट फॉर्मेशन हो जाएगी कि आपको हैबिट हो जाएगी, आपको देखना भी नहीं पड़ेगा आपके हाथ पैर किधर चल रहे हैं, आप बस उसको एक आपके माइंड में सेट हो जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू, आई होप यू ऑल लाइक दिस। इफ़ यू लाइक दिस देन press the like button and subscribe my channel. Thank you.